अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन। दोस्तों हज यात्रा 2025 से जुड़ी हुई बड़ी बड़ी जानकारियां हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिससे कि आपसे कोई भी जानकारी छूट ना जाए। इसलिए दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें। वीडियो शुरू करने से पहले आइए दोस्तों दुआ कर लेते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको और हमारे और आपके वालिदैन को हज करने की सआदतैन से नवाजे और जब तक भी दुनिया में रहें अल्लाह तबारक व तआला नेक, दीनदार और हाजी और नमाजी बना दे। दोस्तों कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखें। ना जाने किसकी आमीन पर अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस दुआ को कबूल कर ले। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की जानकारी। उत्तर प्रदेश राज्य हज कमेटी लखनऊ द्वारा हज सत्र 2025 के चयनित हज यात्रियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाने के लिए जनपदों के सरकारी अस्पतालों में सुविधा उपलब्ध कराई गई है। हज यात्रियों की मेडिकल स्क्रीनिंग एवं फिटनेस सर्टिफिकेट 23 अक्टूबर तक राज्य हज कमेटी लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना है। दोस्तों ऐसे में जनपदों के चयनित हज यात्री मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के कार्यालय से संपर्क करके अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराकर निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र भेज दें। दुनिया भर से लाखों की तादाद में इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हज के लिए सऊदी अरब के मक्का शहर पहुंचते हैं। हज में हर तरफ से लोग काबा की ज़ियारत का इरादा करते हैं, इसलिए इसका नाम हज रखा गया है। कहा जाता है कि हर मुसलमान को अपने जीवन में कम से कम एक बार हज करना बहुत ही ज़रूरी बताया गया है, बशर्ते कि वह आर्थिक और शारीरिक रूप से ऐसा करने में सक्षम हो। दोस्तों आसान शब्दों में कहें तो हज का तरीका बहुत आसान नहीं है। हज करने में शामिल स्टेप्स के बारे में हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों हज करने के लिए जो भी जाते हैं वो पहले एहराम बांधते हैं। हज करने वाले शख्स के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले वह एहराम बांधे, एक ऐसा बिना सिला हुआ सफ़ेद कपड़ा जो हर तरह से पाक साफ हो। सभी हाजी 8वीं ज़िलहज्जा को एहराम बांधते हैं। इसको पहनने के बाद हर तरह के गलत काम, झूठ बोलना, चोरी करना, किसी का दिल दुखाना और किसी भी तरह की गलत फहमी करना मना होता है। हज करने वाले तमाम लोग 8वीं, 11वीं और 12वीं ज़िलहज्जा की रातें मिना में बिताते हैं। मिना में ज़्यादातर समय प्रार्थना और अल्लाह को याद करने में व्यतीत होता है। अरफात का दिन न केवल हज का बल्कि इस्लामी कैलेंडर का भी सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। मिना से लगभग 14.5 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद हाजी यहाँ दुआएं करने के लिए पहुँचते हैं। अरफात से लोग मुज़दलिफ़ा की ओर बढ़ते हैं और रात यहीं पर बिताते हैं। कई लोग अगले दिन की रस्मों के लिए यहाँ कंकड़ इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। हज यात्री अगले दिन की शुरुआत मुज़दलिफ़ा से करते हैं और मिना की ओर वापस लौटना शुरू कर देते हैं। मिना में एक बार भी जमरात नाम के 3 स्तंभों में से सबसे बड़े पर 7 कंकड़ फेंकते हैं। इस परंपरा के मुताबिक प्रतीकात्मक शैतान को पत्थर मारे जाते हैं। इस दिन की शुरुआत मुज़दलिफ़ा में प्रार्थना शुरू करने के साथ शुरू होती है। मिना वापस लौटने से पहले रमी अल जमरात करते हैं, जिसे शैतान को पत्थर मारना भी कहा जाता है। इसमें जमरात अल अकाबा पर 7 पत्थर मारे जाते हैं, जो शैतान का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 स्तंभों में से सबसे बड़ा होता है। हज का तीसरा दिन ज़िलहज्जा का 10वां दिन भी है। इसे ईद उल अज़हा कहा जाता है। इस दिन जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। कुर्बानी करने के बाद अपने बालों को भी मुड़ाते हैं। अपने सर के बाल हाजियों को मुड़ाना होता है। ज़िलहज्जा के 12वें या 13वें दिन मक्का छोड़ने से पहले तीर्थयात्री अंतिम तवाफ करते हैं। इसे तवाफ अल विदा कहा जाता है। इसी के साथ हज पूरा हो जाता है। तवाफ अल विदा भी हज के अरकानों में से एक माना जाता है। मिना में से लौटकर हाजी मक्का में आते हैं और काबा का आखिरी तवाफ करते हैं। इसके साथ ही हज यात्रा पूरी करने के साथ पवित्र काबा की परिक्रमा करते हैं। कि हज में कुछ ऐसी बातें हैं यदि आपसे छूट जाएं तो आपका हज अदा नहीं होगा। दोस्तों हज के ये फ़राइज़ हैं, अगर एक फ़र्ज़ भी छूट गया तो हज अदा नहीं होगा। और हज के वाजिबात में से अगर किसी वाजिब को छोड़ दिया, ख्वाह क़स्दन छोड़ा हो या सहवन, तो इस पर एक कुर्बानी वाजिब है। हाँ, बाज़ वाजिब ऐसे भी हैं कि उनके छोड़ने से कुर्बानी लाजिम नहीं होती। मसलन तवाफ़ के बाद की 2 रकातें तहियतुत तवाफ़ वाजिब हैं, लेकिन
अगर कोई छोड़ दे तो उस पर कुर्बानी लाजिम नहीं, और हज की सुन्नतों में से अगर कोई सुन्नत छोड़ दे उससे ना तो हज बातिल होगा ना कुर्बानी लाजिम होगी। हाँ, अलबत्ता हज के सवाब में कुछ कमी ज़रूर आ जाएगी। हज के फ़र्ज क्या हैं जिनके छूटने से हज अदा नहीं होगा, जान लीजिए। हज में आपको एहराम बांधना फ़र्ज है, क्योंकि एहराम बांधना शर्त है। वकूफ़ अरफा यानी नबी ज़िलहज्जा के आफ़ताब ढलने से 10वीं की सुबह सादिक से पहले तक किसी वक्त अरफात में ठहरना ज़रूरी है। तवाफ़ ज़ियारत का अक्सर हिस्सा यानी 4 फेरे, ये दोनों चीज़ें यानी वकूफ़ और तवाफ़ ज़ियारत हज का रुकन है। हज की नियत करना ज़रूरी है। तरतीब यानी पहले एहराम बांधना, फिर अरफे में ठहरना, फिर तवाफ़ ज़ियारत करना, ये तरतीबें भी ज़रूरी हैं। हर फ़र्ज़ का अपने वक्त पर होना भी ज़रूरी है। मकान यानी वकूफ़ अरफा मैदान अरफात की ज़मीन में होना सिवा बतन अरफा के, और तवाफ़ का मकान मस्जिद हराम शरीफ में होना ज़रूरी है। हज के वाजिबात ये हैं: मीक़ात से एहराम बांधना यानी मीक़ात से बगैर एहराम बांधे आगे ना गुजरना, और अगर मीक़ात से पहले ही एहराम बांध लिया जाए तो जायज़ है। सफ़ा मरवा के दरमियान दौड़ना, इसको सई कहते हैं। सई को सफ़ा से शुरू करना, अगर उज़्र ना हो तो पैदल ही सही करे। दिन में मैदान अरफात के अंदर वकूफ़ किया है तो इतनी देर तक वकूफ़ करे कि आफ़ताब गुरूब हो जाए, ख्वाह आफ़ताब ढलते ही शुरू किया था या बाद में, गर्ज गुरूब आफ़ताब तक वकूफ़ में मशगूल रहे। और अगर रात में मैदान अरफात के अंदर वकूफ़ किया है तो इसके लिए किसी ख़ास हद तक वकूफ़ करना वाजिब नहीं, लेकिन वो इस वाजिब का तारिक हुआ कि दिन में गुरूब आफ़ताब तक वकूफ़ करता। वकूफ़ में रात का कुछ हिस्सा आ जाना, अरफात से वापसी में इमाम की पैरवी करना, यानी जब तक इमाम मैदान अरफात से ना निकले ये भी ना चले। हाँ, अगर इमाम ने वक्त से ताख़ीर की तो उसका इमाम से पहले मैदान अरफात से रवाना हो जाना जायज़ है। और अगर ज़बरदस्त भीड़ की वजह से या किसी दूसरी ज़रूरत से इमाम के चले जाने के बाद मैदान अरफात में ठहरा रहा, इमाम के साथ ना गया, तब भी जायज़ है। मुज़दलिफ़ा में ठहरना, मगरिब व इशा की नमाज का इशा के वक्त में मुज़दलिफ़ा पहुँचकर पढ़ना ये वाजिब हैं। तीनों जुमरों पर 10वीं, 11वीं, 12वीं तीनों दिन कंकरियाँ मारना, यानी 10वीं ज़िलहज्जा को सिर्फ जमरतुल उक़बा पर और 11वीं और 12वीं ज़िलहज्जा को तीनों जुमरों पर कंकरियाँ मारना। जमरतुल उक़बा की रमी पहले दिन सर मुड़ाने से पहले होना, हर रोज़ की रमी का उसी दिन होना। एहराम खोलने के लिए सर मुड़ाना या बाल कतरवाना, ये सर मुड़ाना या बाल कतरवाना अय्याम नहर यानी 10वीं, 11वीं और 12वीं ज़िलहज्जा की तारीखों के अंदर हो जाना चाहिए। और सर मुड़ाना या बाल कतरवाना मिना यानी हरम की हदूद के अंदर होना। क़िरान या तमत्तु करने वाले को कुर्बानी करना, और इस कुर्बानी का हदूद हरम और अय्याम नहर में होना। तवाफ़ ज़ियारत का अक्सर हिस्सा अय्याम नहर में हो जाना। अरफात से वापसी में जो तवाफ़ किया जाता है उसका नाम तवाफ़ ज़ियारत है, और इस तवाफ़ को तवाफ़ इफ़ाज़ा भी कहते हैं। तवाफ़ हतीम के बाहर होना, दाहिनी तरफ से तवाफ़ करना यानी काबा मुअज़्ज़मा तवाफ़ करने वाले की बाएं जानिब हो। तवाफ़ करने में बावुज़ू और बागुस्ल होना। अगर बेवुज़ू या जनाबत की हालत में तवाफ़ कर लिया तो इस तवाफ़ को दोहराए। तवाफ़ करते वक्त सत्र छुपाना, कंकरियाँ मारने और कुर्बानी करने और तवाफ़ ज़ियारत में तरतीब यानी पहले कंकरियाँ मारे, फिर गैर मुफ़र्द कुर्बानी करे, फिर सर मुड़ाए, फिर तवाफ़ ज़ियारत करे। तवाफ़ सदर यानी मीक़ात के बाहर के रहने वालों के लिए रुख़सत का तवाफ़ करना। वकूफ़ अरफा के बाद सर मुड़ाने तक जमा ना होना। तो दोस्तों, आप इन सभी बातों का ध्यान रखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, जिससे कि आपके जानने वाले, आपके कोई अजीज़ व अक़रबा यदि हज करने जा रहे हैं या हज करने की उम्मीद रख रहे हैं तो उनको इन सभी बातों की जानकारी हो जाना चाहिए, जिससे कि हज में कोई भी गलती ना हो जाए, जिससे उन सभी का हज अदा हो जाए।